नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसे जैसे देश चुनाव की तारीखों के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे सीएए नागरिकता संशोधन कानून पर बहस, चर्चा, डिबेट वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि शुरू में ऐसा लगा था कि जब सीएए को लेकर 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने इसके जो नियम थे वो नोटिफाई किए, तब शुरू में ऐसा लगता था कि शायद विपक्ष इस मसले पर इस बार पहले जैसा विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार सीएए के खिलाफ विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर, उसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज खुद मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आज एक इंटरव्यू देते हुए सीएए को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से लगातार जो कुछ झूठी खबरें या झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, अमित शाह ने उनका एक एक करके जवाब दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस तरह की झूठी खबरें, मनगढ़ंत खबरें, झूठ, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव जो है वो क्यों फैलाई जा रही हैं, या फिर लोगों को सीए के नाम पर डराया क्यों जा रहा है? इसी डर को दिखा करके, यह डर दिखा करके कि सीए आया तो फिर भारत में जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ये डर दिखा करके साल 2020 में भारत में शाहीन बाग को खड़ा कर दिया गया था। और शाहीन बाग के बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा। शाहीन बाग हुआ, दिल्ली में दंगे हुए। एक बार फिर से जो है इस तरह की झूठा डर दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कह रही है संविधान विरोधी है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जरूर है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जरूर हो रही है, लेकिन कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में अगर लगता कि संविधान के खिलाफ है तो फिर अदालत इसको पहली ही सुनवाई में इस कानून को गैर संवैधानिक कह देती। लेकिन अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और यह मत भूलिए कि विपक्ष को ऐसे तमाम मसलों पर 370 जब हटाया गया कश्मीर से, तब भी यह कहा गया कि संविधान विरोधी है। लेकिन ऐसे तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब भी विपक्ष कह रहा है संविधान विरोधी है। और अरविंद केजरीवाल इससे 2 हाथ आगे निकल गए। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रहने वाले जो सभी अल्पसंख्यक 2-3 करोड़ लोग हैं, वो भारत आ जाएंगे तो उनको कहां रखेंगे? जबकि यह कानून सिर्फ और सिर्फ उन पर है, उनके लिए है जो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुलेआम इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जो नागरिकता संशोधन कानून के तहत जिनको फायदा मिलना है, ऐसे जो हिंदू शरणार्थी हैं जो भारत में आकर बसे हुए हैं, पिछले कई सालों से रह रहे हैं, उनको यह तक कह दिया था कि ये लोग दिल्ली में आएंगे, भारत में आएंगे तो ये दंगे करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, बलात्कार करेंगे। आज इसको लेकर के जो शरणार्थी थे, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। और उन्होंने पूछा, अरविंद केजरीवाल से पूछा कि बताइए जो शरणार्थी आए उनमें से एक पर भी ऐसा कौन सा आरोप है या एक पर भी ऐसा कौन सा मामला चल रहा है जिसमें उन पर चोरी, डकैती या बलात्कार का आरोप लगाओ। लेकिन यह जरूर है, दिल्ली दंगों के आरोप, हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा थी, रामनवमी पर जो शोभा यात्रा थी, उन पर पथराव के आरोप शरणार्थियों पर तो नहीं लगे हैं, लेकिन दंगों के आरोप, पथराव के आरोप रोहिंग्या घुसपैठियों पर जरूर लगे हैं। और इन रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले, दिल्ली में मुफ्त बिजली राशन देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार हैं। इसलिए आज गृह मंत्री ने पूछा कि जो दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो दिल्ली में रोहिंग्या, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हिंदू शरणार्थियों पर सवाल क्यों उठाते हैं? आज 2 टूक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष का लगातार झूठ है तो गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक है। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा सुनिए कैसे पलटवार किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं,
सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? हम पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, ये जितने भी हैं पीड़ित हो गया है वहाँ से। कल भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की 2 बेटियां उठा ली गई हैं और उनको नागरिकता दे रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनको नागरिकता दे रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये लोगों को नागरिकता देंगे तो ये डाकू बन जाएंगे, ये चोरियां करेंगे, बलात्कार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए? 2011 से आए हुए हैं, हमें 12 साल हो गए, दिल्ली में रह रहे हैं। हमने कोई ऐसी चोरी की हो या हमें कोई ऐसा वो कांड किया हो, हमें आके बता दीजिए कि ये आपने कांड किया है। हम जुम्मेदार हैं, हमको सजा दो, हमको जेल में डाल दो, मगर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हम यही कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप? नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहाँ है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो। ये मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा, और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सीए तो लागू होकर रहेगा, यह साफ कह दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। विपक्ष अपने एजेंडे पड़ा है, लेकिन सरकार ने इसे भी साफ कर दिया कि सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो क्या लोकसभा चुनावों में सीएए नागरिकता संशोधन कानून बड़ा मुद्दा बनेगा? और उससे भी बड़ी बात तो यह है, यह मुद्दा तो बनेगा, लेकिन सवाल फिर यही है, अगर यह मुद्दा बनेगा तो इस मुद्दे पर आखिर कौन है जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे दो टूक में। मेरे साथ आज जो लोग शामिल हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती देने वालों में से एक हैं तहसीन पूनावाला, जिनको लगता है ये संविधान के विरुद्ध काम हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार जो है अवधेश कुमार हैं मेरे साथ, और मेरे साथ संजीव कौशिक हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तहसीन जी, मैं संविधान वाले मामले पर आऊँगा, क्योंकि वो तो 2019 से 20 से हम लगातार सुन रहे हैं संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। अदालत ने अभी तक माना नहीं है, लेकिन ठीक है, उस पर भी आऊँगा।
पहले मैं अरविंद केजरीवाल पर आना चाहता हूं, क्योंकि आज केजरीवाल जी के खिलाफ दिल्ली में इसको लेकर शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो संजीव कौशिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इससे टैक्स का पैसा जो है बेकार होगा, दिल्ली के लोगों का जो हमें जो टैक्स हम लोग देते हैं वो जो है टैक्स का पैसा इन पर खर्च होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, दिल्ली में जो रोहिंग्या बसे हैं उनको जो मुफ्त बिजली, पानी, राशन दिया जाता है वो किस टैक्स का पैसा है? वो आम आदमी पार्टी अपने खजाने से देती है, अरविंद केजरीवाल अपनी सैलरी में से देते हैं, या फिर जो है वो किसकी टैक्स के पैसे से मिलता है उनको? सोगी, आप तो सीनियर है, आपको जानकारी होगी कि रोहिंग्या का सबसे ज्यादा आगमन किसके शासनकाल में हुआ। 2014 के बाद से आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा 2014 के बाद से वो आए हिंदुस्तान में। तो ये विफल कौन रहा? सीमा सुरक्षा बल किसके अधीन में आता है? उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा दीजिए आप, उसके लिए भी विपक्षी पार्टियों को कोस लीजिए। सवाल यह है कि सीए की जिस सीए को लेकर के हम बात कर रहे हैं आपसे, सीए को थोड़ा सा सरल भाषा में हम समझाते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति और आपकी कमाई में मेरी कोई हिस्सेदारी हो सकती है क्या? आप देंगे मुझे? नहीं देंगे ना। एक दिन अचानक पता चलता है कि आपके पिताजी मेरे जैसे 4 लोगों को और गोद ले लिया और आपकी संपत्ति और पैतृक हिस्सेदारी में हमारी भी हिस्सेदारी तय कर दी उन्होंने, एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के जल, जंगल, जमीन पे सबसे पहला हम हिंदुस्तानियों का हक है और हमारे इस हक में कोई हकमारी करेगा हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको उनसे इतनी ही रहम दिल वाली बात है तो आप जाइए, आप सक्षम हैं, आप एक टेलीफोन कॉल पे 2 देशों की युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो जो जहां का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, अफगानिस्तान का है, यदि हमारे किसी भी केवल इस वजह से धार्मिक आधार पर वो वहां से आएंगे और उनको यहाँ पे आत्मसात करने की बात हो रही है, उनको वहां पे हक दिलाइए ना। मूल सवाल आप, अरे कभी मूल सवाल आप टाल गए। मेरा मूल सवाल आप टाल गए। सुनिए मेरी बात, भी आ रहे हैं, अरे मेरी बात सुनिए ना, मूल सवाल आप टाल गए। आपने कहा वो ठीक है, अनिला जी जवाब देंगे उसका, रोहिंग्या कैसे आ गए, कौन आ गए, बांग्लादेशी कैसे आ गए, वो भी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि बांग्लादेशी 2014 से नहीं है, वो तो बहुत पहले से है जो भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं, लेकिन उस सब पे भी सवाल पूछ लूंगा सबसे। मैंने पूछा कि जो पैसा दिया जा रहा है वो किसके अकाउंट से दिया जा रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सैलरी में से रोहिंग्या को मुफ्त बिजली, राशन और उनको जो है सब चीजें उपलब्ध करा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से आप सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रोहिंग्या यहां आए तो कैसे आए, आए तो कब आए, आए तो इसका मतलब मैंने क्या पूछा? मैंने कहा आए कैसे आए, वो सवाल मैं अनिला जी से पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग आ गए उनको किसके टैक्स के पैसे से दिया जाता है? आपने ऐसा कभी सुना है कि पड़ोसी के घर में यदि झगड़ा चल रहा हो 2 लोगों के बीच में तो आप नहीं, मुझे अरे सर सुलझाने के लिए, अरे सुनिए संजीव कौशिक, मैं बताता हूं, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे। अब मैं बताता हूं, सुनिए, मुझे मालूम है आपके पास जवाब नहीं है, अब मैं बताता हूं। नहीं, अब रुकिए, आपके पास जवाब नहीं है, मैं जरा दर्शकों को कुछ सच्चाई बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुओं से नफरत करते हैं, मैं इसके प्रमाण दे रहा हूं आपको। क्यों नफरत करते हैं? अब रुकिए, मैं बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल हिंदुओं से नफरत करते हैं, इसके प्रमाण मैं दे रहा हूं। जिनको इस बात की चिंता है ना, रोहिंग्या को मुफ्त बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, अमानतुल्लाह खान उनको दिल्ली में मदनपुर खादर में 5 एकड़ जमीन में बसा देते हैं और उनको हर तरह की सुविधा वहां देते हैं। उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है, उत्तर प्रदेश की सरकारी महकमे को आना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जमीन खाली कराने के लिए, जिसको अपने पिता की जमीन समझ करके, जो आपने कहा ना कि किसी के घर में आ जाएंगे, तो वो उत्तर प्रदेश की जमीन दिल्ली में अमानतुल्लाह खान, जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं, उन्होंने रोहिंग्या के नाम कर दी थी। उत्तर प्रदेश से आई पुलिस और उसने वहां अपनी जमीन छुड़ाई, 5 एकड़ जमीन थी, किसके बाप की जमीन थी ये सोचना चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, दिल्ली में 100 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर की मनी वो वक्फ बोर्ड को दी गई है। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़, सोचिएगा, ये दिल्ली के लोगों की टैक्स का पैसा है, जो 100 करोड़ रुपए वक्फ को दे दिए गए। वो वक्फ जिसके ऊपर इस तरह के आरोप हैं कि वो ये कहता है कि संसद भवन भी हमारा है, संसद भवन की जमीन हमारी है, उस वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिया अरविंद केजरीवाल। और ये राशि जो है शीला दीक्षित के जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, वक्फ बोर्ड की राशि जो है वो कई गुना बढ़ गई है। और मैं बताता हूं तो कैसे हिंदुओं से नफरत करते हैं। दिल्ली में हिंदू पुजारियों को 1 पैसा नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली की सभी मस्जिदों के जितने मौलाना है, मुअज्जिम हैं,
उनको 18,000 रुपए हर महीने आपकी हमारी टैक्स की पैसे से उन मौलानाओं को सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने की सैलरी देते हैं अरविंद केजरीवाल। 18,000 रुपए प्रति माह, और इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सीए का सवाल नहीं है, ये हिंदुओं से नफरत है। अगर टैक्स की पैसे की बात होती तो टैक्स का पैसे से आपको अगर मौलानाओं को सैलरी देनी है तो टैक्स के पैसे से पुजारियों को भी सैलरी दे देते। लेकिन हिंदू मुस्लिम में भेद करना है। हिंदू जो है वो उनसे नफरत है। रोहिंग्यास के लिए जो है लाल कालीन और जो है हिंदू शरणार्थियों को लाल आंखें। हाँ बोलिए। 20 सेकंड तो बनता है ना। बिल्कुल। आपको दिल्ली याद है, लेकिन बगल के हरियाणा में भी वक्फ बोर्ड मौलाना को मिलता है, उसके बारे में आपको याद नहीं है। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं, मैं दिल्ली की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा ये लोग चौबू चक्के हैं। मेरी बात तो आ जाने दीजिए ना, कम से कम इतना तो सहजता दिखाइए हमको, बोलने तो दीजिए कम से कम। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जितनी आसानी से जो सारी बातें हिंदू मुसलमान की बात, जो बात नीला जी को करना चाहिए था, वो बात तो सारी आप ही कर गए। अगर फैक्चुअल गलत है तो बताइए। अगर इनमें से कोई बात, सुनिए संजीव कौशिक जी, अगर मैंने कोई भी फैक्चुअल गलत बात बोली है, अगर आप मुझे साबित कर दें, मैं अभी आपसे माफी मांग लूंगा। मैंने जो फैक्चुअल 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ वक्फ बोर्ड को नहीं दिए गए, क्या 18,000 रुपए मौलानाओं को सैलरी नहीं दी जाती, बता दीजिए। अगर आप कहेंगे कि मैंने फैक्ट्स गलत दिए, मैं अभी आपसे माफी मांग लूंगा। अब बोलने ही नहीं देंगे। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सारी कवायद 2019 के कानून को ये 24 में लाने के पीछे सारी कवायद तो यही है। अब गोल पोस्ट चेंज कर लिया आपने, यही सारी बातें। अब गोल पोस्ट चेंज कर लिया। अब आपने अरविंद केजरीवाल ने तो कहा ही नहीं 2019 से 24। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं लुटेरों को ले आए, बलात्कारियों को ले आए और टैक्स का पैसा। अब आप गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए, वो तहसीन जी के लिए छोड़ दीजिए। सुनिए, वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो तहसीन जी के लिए छोड़ दीजिए कि 19 में कानून आया था, 24 में क्यों लागू कर रहे हैं, वो सब तहसीन जी के लिए छोड़ दीजिए। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आपसे उन पर सवाल पूछे, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मेरे पास एक आंकड़ा है आरटीआई से जो दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है, मेरे पास वो जानकारी है। 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को और मौलानाओं को 18,000 रुपए सैलरी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये किसका टैक्स मनी था? क्या अरविंद केजरीवाल ये अपनी सैलरी में से देते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सैलरी में से देते हैं, या आम आदमी पार्टी ने जो चंदा चोरी किया उसमें से देते हैं? छोड़िए, अब मुझे मालूम, छोड़िए, अब मुझे बहस को आगे बढ़ा देनी चाहिए। अब मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम है नहीं मिलेंगे इन सवालों के जवाब। लेकिन मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। सिर्फ एक जानकारी और जोड़ दूं, मैं फिर कह रहा हूं यहां पर कि ये जो रोहिंग्या दिल्ली में हैं उनकी संख्या 50,000 बताई जाती है। और इन रोहिंग्या पर जब दिल्ली में हनुमान जयंती पर पथराव हुआ, जब दिल्ली में रामनवमी पर पथराव हुआ, जब सीए के बाद दिल्ली में दंगे हुए, इन सब चीजों में इन रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया। जांच एजेंसियों ने कहा कि इसके पीछे इन लोगों का हाथ था, लेकिन एक भी हिंदू शरणार्थी का नाम नहीं आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कितनी आसानी से कह दिया बलात्कारी। लेकिन अनिला सिंह जी, एक सवाल जो संजीव कौशिक ने उठाया जो सही था, वो सवाल यह कि भाई आप ही का शासन है, अगर यहां घुसपैठिए घुसे हुए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की, तो सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गृह मंत्रालय एनडीए सरकार का है और गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे व्यक्ति हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा कि जितने डंडे चल रहे हैं अब, पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। संजीव कौशिक जी ने बड़े आराम से एक झूठ बोल दिया कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर आकर बसे। जाके आपने आंकड़े चेक करिए, 2012 से लेकर 14 के बीच में 13,000 से ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर आकर बसे कि नहीं बसे। चिंता की क्या 2014 के चुनावों की, यहाँ पे लाके बसाए और उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाए। आप यहाँ पर बैठेंगे और झूठ बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल का काम आपने भी शुरू कर दिया है क्या? लेकिन आगे तो उनको निकालना तो आपकी जिम्मेदारी है ना अनिला जी। आपको नहीं लग रहा है कि लगातार निरंतर कार्य हो रहा है? हाँ, निरंतर कार्य हो रहा है, उसमें भी इन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आकर प्लेकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। मतलब अपने देश के लोगों की चिंता नहीं होती है इन लोगों को बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा कारण हो तो फिर ठीक है, आप रेफ्यूज लेकर आइए ना, असाइलम लेकर आइए। क्या हमारी सरकार मना कर देती है? भारत तो एक ऐसा राष्ट्र है जिसने हमेशा इस प्रकार की कभी भी परिस्थिति आई है तो लोगों की मदद करी है। पर इलीगल इमिग्रेशन में और रेफ्यूज में यानी असाइलम देने में फर्क होता है। ये लोग ये चीज नहीं समझेंगे इनको, क्योंकि इलीगल काम करने की आदत है। अब अरविंद केजरीवाल जो कि एक मुख्यमंत्री हैं,
एक पार्टी के मुखिया हैं, इतना साफ झूठ बोल रहे हैं, इतना साफ झूठ बोल रहे हैं कि 3 देशों के लोगों को हम बुला कर यहाँ पर बसाएंगे और हमको तो नौकरी देनी पड़ेगी, उनके लिए क्या क्या देना, जबकि साफ साफ लिखा है भैया 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए है। उनको समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। देखिए ऐसा है, पूरा राष्ट्र जानता है और उनको नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई सुबह नहीं है। और यही चिंता इनको खा रही है कि जो हम 400 पार बोलते हैं 2024 के लिए, 400 पार हम लेकर आ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे इनके चल नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं डिब्बे में बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने घृणा दिखाई है सिख, जैन, बौद्ध हिंदुओं के लिए, ये लोगों को यहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब अफगानिस्तान में भी मारे जाएं, पाकिस्तान में भी मारे जाएं, बांग्लादेश में भी मारे। जब वहां का इलीगल इमिग्रेंट, मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट यहाँ आता है, उसके लिए आपके पास सारी की सारी सिंपैथी है। हाँ, और जो यहाँ के हिंदू जो है, चाहे पारसी है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे ईसाई है, जब वो वहां पे प्रताड़ित होकर यहाँ पे आए, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये कौन सी मानवता है भैया? कहाँ लिखा हुआ है ये? लेकिन इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं ना बार बार कि भाई धर्म के आधार पर जो है ये है, क्योंकि इसमें एक धर्म को नागरिकता देने की बात है, बाकी लोगों की नहीं है। तहसीन पुनः मैं आता हूँ तहसीन। हाँ, जी, ओके। आप मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान की बात कर ले, हम बांग्लादेश की बात कर ले, हम अफगानिस्तान की बात कर ले, यहाँ पे कौन से धर्म, ये राष्ट्र जो है किस धर्म के हैं? इस्लामिक नेशन है कि नहीं? पाकिस्तान तो बना ही हम लोगों से तोड़कर था, जो आज की तारीख में बोला जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भैया आप अगर इस्लामिक देशों में नहीं निप पाए तो हमारे यहाँ कहाँ निप पाएंगे? और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जाती हो रही है तो आप असाइलम के लिए अपील करिए। नहीं, असाइलम क्या, मुझे लगता है जैसे अदनान सामी आए थे ऐसे बाकी लोग भी आ सकते हैं। वो प्रावधान भी है भारत के संविधान में, वो किसी के लिए भी, चाहे वो मुस्लिम हो या कुछ हो, कोई भी जो है वो उसके तहत जो है, जो नागरिकता कानून है उसकी जो सेक्शन 6 है उसके तहत जो है वो अप्लाई करके भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन तहसीन जी सवाल ये है कि ये जो है पूरा मामला 2019 में ठीक है ये कानून बना, उसके बाद 2024 आज आ गया, आपने कोर्ट में इसको जो है चैलेंज कर रखा है, लेकिन इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए, अगर कोर्ट में चैलेंज कर रखा है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। कानून तो पास था, सरकार ले आई है, नोटिफाई कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये संविधान के खिलाफ है तो मामला ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों ना कर लिया जाए? थैंक यू अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सभी को नमस्कार। और मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ जी। इस मामले को मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उस वक्त मेरी पेटिशन के ऊपर माननीय तुषार मेहता जी ने कहा कि हमने अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं किए, इसलिए कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ा। हमने स्टे की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कहा हमने रूल्स ही फ्रेम नहीं किए तो आप किस बात पर स्टे करोगे? तो कोर्ट ने कहा रूल्स फ्रेम करो तो आप देख लेते। तो रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए थे उस वक्त, सरकार ने उससे समय मांगा था, हमने नहीं मांगा था, पहली बात। इसके बाद हुआ ये कि अब रूल्स फ्रेम हो गए तो उम्मीद है कि जल्दी हियरिंग आएगी, और मैं मानता हूं कि अल्ट्रा वायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बात मैं समझा देता हूं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख होता है माननीय दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात सुनकर, बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ मेरे केस को नुकसान पहुंचेगा, उन लाखों शरणार्थी हिंदुओं को नुकसान पहुंचेगा जो भारत आएंगे। देखिए, पहली बात, कोई करोड़ों लोग भारत के अंदर नहीं आ रहे। सबसे पहली बात, हमें हर चीज को फैक्ट से बोलना चाहिए, और आपके शो में मुझे ये मौका मिलता है बोलने का, और आप मुझे इजाजत दीजिए थे क्योंकि मैं तर्क पे बोलता हूं। कोई करोड़ों लोग नहीं आते, इसकी कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, सबसे पहली बात। तो करोड़ों लोग आ नहीं सकते, और इसी 31 दिसंबर 2014 को मैंने चैलेंज किया। ये क्या है 31 दिसंबर 2014? कहां से आ गया? किसी के सर में, अगर किसी के दिमाग में अच्छी डेट साउंड करती है, उसका मतलब ये नहीं इसका बेसिस और लॉ का। 31 दिसंबर 2014 क्यों? 1 जनवरी 2015 क्यों नहीं? 8 सितंबर 2017 क्यों नहीं? 4 मई क्यों नहीं? 31 दिसंबर क्यों? क्योंकि आपको अच्छा साउंड करना है। ये कोई डेट नहीं होती, कानून में हर चीज का एक नियम होता है। जैसे आसाम अकॉर्ड 85 में साइन हुआ, उसका कट ऑफ डेट 71 था, क्योंकि 71 में इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश पैदा होता। कानून का एक तर्क होता है। दूसरी चीज, एक ही कट ऑफ डेट। दूसरी चीज, ये कानून से मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, मुसलमानों का ना ही कोई नुकसान है, न कोई मुसलमानों की नागरिकता जारी, नहीं मुसलमानों का इश्यू है। मुसलमानों से कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क किसको पड़ता है? ये कानून गलत किसके खिलाफ है? हिंदुओं के खिलाफ। इजाजत दीजिए अशोक भाई, मान लीजिए एक रोहिंग्या म्यांमार
म्यांमार से आया हुआ एक रोहिंग्या हिंदू हमारे भारत में आता है शरणार्थी बनकर, उसको सीए के कानून के तहत नागरिकता एक्सपेडाइटेड नहीं मिलेगी, लेकिन जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आता है या बांग्लादेश से आता है उसको मिलेगी। ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 14 सभी मानवता के लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं। तो म्यांमार के हिंदू के लिए क्यों? फिर मैं अक्सर भाजपा के प्रवक्ताओं को पूछता हूं, ये 3 देश क्यों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसका क्या बेसिस है? आधे प्रवक्ता मुझे कहते क्योंकि ये विभाजन पे हुआ था। अभी आपके शो पे मैंने सुना हिंदू भारत पाकिस्तान का विभाजन रिलीजियस लाइन पे हुआ, ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं। तो जब विभाजन हुआ अनडिवाइडेड इंडिया का, तो उसमें तो म्यांमार था, अफगानिस्तान कहां था? तो अफगानिस्तान कहां से आ गया? और अगर इस्लामिक मुल्क है क्राइटेरिया, जिससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर मालदीव क्यों नहीं, जो एक इस्लामिक मुल्क है जहां पे हिंदुओं की प्रोसिक्यूशन, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है, जिसके साथ हमारा मैरिटाइम बॉर्डर है, उसको आपने क्यों एक्सक्लूड किया? चौथी बात, मेरे जैसे नास्तिक के लिए जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनके लिए आपने प्रावधान क्यों नहीं दिया? जो मेरे जैसे नास्तिक है, वो तो वहां पे रिलीजियस ग्राउंड पे प्रोसिक्यूट होते हैं। पांचवी चीज, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, उन्होंने युगांडा, तमिल, श्रीलंकन तमिल और नेपाल के लिए से कानून लाए थे। उस कानून में धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं किया था। मुसलमान को छोड़ दीजिए बात, 1 मिनट मुसलमान को छोड़ दीजिए, जूस भी है, हमने जूस को क्यों नहीं रखा? जूस प्रोसिक्यूट होते बांग्लादेश के अंदर, जूस प्रोसिक्यूट होते पाकिस्तान के अंदर। हमने बहाई ग्रुप को क्यों नहीं रखा, जिनका कत्ल होता है पाकिस्तान के अंदर? उनके लिए तो कोई देश नहीं है, उनके लिए क्यों नहीं रखा? तो कोई भी इसमें तर्क नहीं है। मेरी आखिरी आपसे अपील है, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से, और मैं अपने पिटीशन को अमेंड करने वाला हूं कि 2014 का डेट से मुझे बहुत दिक्कत है। अशोक जी, अभी तालिबान आया अफगानिस्तान के अंदर, आप जानते हैं क्या हालत है। अगर हमें करना है तो डेट को बढ़ाना चाहिए। ये 2014 में तो कोई नहीं आएगा, ये कौन आएगी? अगर इन 10,000 12,000 शरणार्थी जो हमारे देश के अंदर है, इनको अगर इनको देना था, ये जो 2014 की कट ऑफ डेट है, वैसे ही आर्टिकल 6 जिसका आपने जिक्र किया 2025 में अधिकार से उनको कानून, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, उन्होंने अप्लाई किया तो 1 साल के लिए। तो आप 5 साल कर क्या रहे थे? आप ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के दफ्तर इतना कुछ कर नहीं पाया काम के रूल्स कर सका 5 साल, ठीक है, वैसे उनको 2025 में मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुआ आपने कुछ फैक्ट चेक भी कर दिए और कम से कम ये भी बता दिया कि जो है ये इनका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देनी नहीं है। जो लगातार इंडिया अलायंस से जुड़े हुए नेता लगातार जो झूठ फैला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, उस पर भी आपने बात करी, अच्छी बात है। आपने जो मुद्दे उठाए उन पर मैं आऊँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आपने कहा आपके जैसे जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं वो जाहिर सी बात है, ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ कि अदनान सामी आए, उनको भी नागरिकता मिली, तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए रास्ते बंद हैं, रास्ते सबके लिए खुले हैं। लेकिन सरकार का क्या तर्क है वो सरकार अपने तर्क देती है, और कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में मामला है। अच्छी बात है, आप इस पिटीशन को जो है इसको जो है फास्ट ट्रैक भी करें, इसको आप जो है इसको और अच्छी तरह से क्लियर भी करें। मुझे लगता है जैसे 370 पे बहुत चीज़ें साफ हो गई, उस तरह से सीए पर भी अगर कोर्ट से साफ हो जाएंगी तो शायद राजनीतिक दुकानें जिन लोगों ने आजकल में खोल ली हैं वो दुकानें कुछ बंद हो जाएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है अभी चुनाव में मुद्दा बनेगा। अवधेश जी, मैं आऊँगा आपके पास, जो सवाल उठाए जो है तहसीन जी ने उन पर रिस्पॉन्ड के लिए, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये डिबेट जारी रहेगी, बने रहिए, 2 टूक देखते रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना एमएसपी देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं
उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। India is experiencing the impact of global warming and climate change, with more intense heat waves each passing year. This is one of the effects of the greenhouse gases emitted by humans. We need to act now to cool the earth and prevent future catastrophe. Increase green cover by planting more local trees. Burning dry leaves, agricultural residue and garbage is hazardous for the environment and our health. Conserving water bodies, groundwater recharge through rainwater harvesting and use of perforated surfaces cools the earth and reduces water problems during summer. Investing in energy-efficient appliances, green transportation, clean fuel and alternative energy sources will ensure low greenhouse gas emissions. It's not too late. Be the solution. Stop pollution. Cool Mother Earth. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो, जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां, जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल, जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा तो सीए पर कर रहे हैं। सीए को लेकर विपक्ष के झूठ और अमित शाह की दो टूक, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए में कटौती की गई, 2 रुपए की कटौती की गई है। कल सुबह 6 बजे से ये नए दाम लागू हो जाएंगे। 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कटौती की गई है। ये केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। शैलेंद्र, इसको सीधा सीधा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला और उस तारीखों के ऐलान से पहले 2 रुपए में 2 रुपए कटौती की गई है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए अशोक, हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों में आप देखें तो राहत और कटौतियों का दौर तेज हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना होगा कि जब कोविड का समय था और दुनिया भर में जब एक तरह से संकट था और तमाम जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भारत में कीमतें बढ़ने नहीं दी थी। और जिस तरह से कच्चे तेल को लेकर एग्रीमेंट किए गए, भारत ने स्ट्रेटेजिक तौर पर सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उससे बहुत बड़ी राहत भारत में
पेट्रोल और डीजल के उपभोक्ताओं को मिली कि उनको कीमत बढ़ने नहीं दी गई। तो सिर्फ ये कहना कि चुनाव नजदीक है इसलिए ये कटौती की गई है, ये कतई उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने समय समय पर देखा है कि उसमें राहत दी जाती रही है। और हमें नहीं भूलना होगा कि आप देखें 500 रुपए से ज्यादा प्रति सिलेंडर राहत उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी जो महिलाएं हैं उनको मिल चुकी है। अगर आप पिछले 6 महीनों में देखें, पहले 300 रुपए की सब्सिडी दी गई, फिर 200 रुपए की कटौती हर तरह के जो सिलेंडर उपभोक्ता है, रसोई गैस उपभोक्ता, उनको दी गई। और स्पष्ट तौर पर अब 2 रुपये की कटौती जो सुबह से ही लागू हो जाएगी। कल सुबह से ही जब आप कोई भी उपभोक्ता पेट्रोल या डीजल भराने पहुंचेगा तो उसको 2 रुपया सस्ता पड़ेगा। और अगर आप अलग अलग राज्यों के टैक्स के हिसाब से जोड़ लें तो ये कटौती थोड़ी सी और भी बढ़ जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि सरकार का कहना है कि समय समय पर वो उपभोक्ताओं को राहत हो इसलिए कदम उठाती रहती है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम, जिससे कि खर्च कर सकने वाली जो आय है वो एक आम उपभोक्ता के पास ज्यादा हो, आम मध्य वर्ग के पास ज्यादा हो, और उसके लिए जितने संभव उपाय है वो किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि 2 रुपए पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर देश भर में कटौती की गई है। 15 तारीख सुबह 6 बजे से लागू हो बिल्कुल आम लोगों को जो है, जाहिर सी बात है, आम लोगों के लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है। और ये भी आपको बता दूं कि पिछले 2.5 सालों में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है करीब 5% जो हैं वो कमी हुई है, घटौती हुई है, जो है कम हुए हैं पिछले 2.5 सालों में लगातार, जबकि दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इस चुनौतियों को देखते हुए ये एक सरकार का फैसला जो आम लोगों के लिए हितकारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लौटता हूँ फिर एक बार डिबेट पर। अवधेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, तहसीन पूनावाला ने जो कई बातें रखी, उन्होंने कहा कि भाई 3 ही देशों की बात करी, मालदीव, बर्मा का जिक्र नहीं है। उन्होंने कई और बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है कट ऑफ डेट कहाँ से आ गई, इसको किस आधार पर। वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है सरकार का जो फैसला है ये कई तरह की इसमें झोल हैं, जिसको लेकर वो कोर्ट में जो है ऑलरेडी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, तहसीन जी की भावना से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन लगता है कि थोड़ी व्यस्तता उनकी घट गई है, इसलिए इसमें कई मिसफैक्ट और मिसचेक बोलते रहते हैं और हमारे जिम्मे वही आ जाता है। लड़ते हैं तो अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट गया है। पहली बात तो मैं इनको बता दूं कि अफगानिस्तान अंग्रेजों के आने के तक भारत का ही भाग था सर। उसको क्या किया, षड्यंत्र की तरह वहां के पठान युद्ध लड़ रहे थे भारत की आजादी के लिए। पठानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों और रूस दोनों के दांत खट्टे किए थे, तो इन लोगों ने उसको बफर स्टेट बना दिया 1876 की एक संधि के तहत कि बफर स्टेट रहेगा। और भारत से पहले 18 अगस्त 1919 को ब्रिटिश ने उसको आजाद घोषित कर दिया। लेकिन काबुली वाला हम लोगों के गांव में आते थे, वो भारत का ही भाग रहा है और वहां बौद्ध और हिंदू भारी संख्या में रहे। जयपाल, आनंद पाल, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी, तो हम भूल नहीं सकते हैं कि अंग्रेजों ने पहले ही उसको बांट दिया। पाकिस्तान को तो बाद में बनता है 1947 में, 1919 में अफगानिस्तान को बांट दिया था, इसलिए अफगानिस्तान इसमें शामिल होगा ही होगा। दूसरी बात कि देखिए वो क्यों नहीं, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जिस भारत का मजहबी आधार पर विभाजन हुआ था वो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो माइग्रेशन यहीं से हुआ, माइग्रेशन वहां से यहां और यहां से हुआ है वो विभाजन के बाद। तो विभाजन की जो विभीषिका थी वो जिन लोगों ने झेला है, अमित शाह जी वो सही बता रहे थे, 50 से ज्यादा बयान है। महात्मा गांधी जी ने, मैं आपको बता रहा हूं, महात्मा गांधी जी ने बाजाप्ता प्रार्थना सभा में भाषण दिया है 26 सितंबर 1947 को कि हिंदू और सिख वहां नहीं रहना चाहते, वो भारत आए। भारत का दायित्व है कि उन्हें यहाँ केवल रहने ही नहीं दे, उनके लिए रोजगार सहित अन्य व्यवस्थाएं करें। जब वहां दलितों पर अत्याचार हुआ, सामूहिक मतलब मुस्लिमकरण शुरू हुआ, तो गांधी जी ने 4 नवंबर 1947 को बोला है कि सारे हरिजनों को वहां से वापस ले आना चाहिए। अब बाबा साहेब अंबेडकर ने बाजाप्ता, मैं बता रहा हूं, बाबा जो राइटिंग एंड स्पीचेज है बाबा साहब अंबेडकर की, उसमें वो साफ साफ लिखते हैं, वो पृष्ठ संख्या में बता सकता हूं कि जिस ढंग से वहां अनुसूचित जाति को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको भारत आने से रोका जा रहा है। तो मैं उन सब लोगों को से निवेदन करता हूं कि आपको अगर मुसलमान बना दिया गया है तब भी आप भारत आइए। ये मत समझिए कि हम आपको छोड़ देंगे। यद्यपि भारत में दलितों की स्थिति ठीक नहीं है,
लेकिन कम से कम आप यहाँ आइए, और नेहरू जी को उन्होंने पत्र लिखा है कि उनके बुलाने की स्थिति पैदा हो। नेहरू जी ने भी ये बात कही थी, सभी लोगों ने ये बात कही थी जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं। नहीं, नेहरू जी ने 18 दिसंबर 1947 को पत्र का जवाब दिया है कि हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि भारत सरकार ने नेहरू जी के नेतृत्व में 19 जुलाई 1948 की एक सीमा रेखा बना दी कि इसके बाद जो आएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको आगे आओ फिर भी देंगे, और दूसरी ओर आपने सीमा रेखा बना दी कि इनको राजनीति मिलेगी ही नहीं इसके बाद। अब उसके बाद जब वहां खुलेआम उत्पीड़न होने लगा, मुस्लिमकरण होने लगा, तो फिर आवाज उठी। जब देश में चारों ओर से आवाज उठने लगी तो नेहरू जी ने लियाकत खान को यहाँ बुलाया था। और आपको मालूम है कि वो तो लियाकत पैक्ट का क्या हुआ, हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। वो तो पूरे डाल में पाकिस्तान ने जब लियाकत पैक्ट को पाकिस्तान ने नहीं माना, पाकिस्तान बांग्लादेश ने, भारत ने माना, तो उसके बाद से जो प्रोसेस आज तक चलता रहा है, क्या किया जाए उसको। सवाल है कि क्या विभाजन के जो लोग दोषी नहीं थे उनको उसकी विभीषिका झेलने के लिए अब सब छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। क्या एक भारत का यही दायित्व है हमारा? जो ये हमारे भाई जो है, जो संजीव जी जो तर्क देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं, उसको ये अपने शब्दों से, ये जानते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, अपने शब्दों से अरविंद केजरीवाल जी की समस्या ये है कि इस समय भारत में एक तो अब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, चुनाव के समय तक जेल जाएंगे, क्या रहेंगे, लेकिन भारत में इस समय उन्होंने घोषणा कर दिया कि 2029 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। तो अभी इस समय जो 3 नेताओं में कंपटीशन है सबसे सेकुलर और मुस्लिम हितैषी का, इसमें INDI में ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, तीनों में से कौन आगे इसमें हो रहा है? वो सब को सड़क पर उतरने का ओवैसी से भी आगे निकल गए हैं तीनों जो इस तरह के बात। एक मिनट रुकिएगा, तहसीन कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं अनिला जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ डेट कहां से आई, बाकी जो सवाल तहसीन ने उठाए थे मैं चाहूंगा उस पर आप रिस्पॉन्ड करें। तहसीन जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं दोबारा से कहूंगा, मैं अवधेश जी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अवधेश जी जो है बहुत अच्छे पत्रकार होने के बावजूद बहुत चालाक व्यक्ति भी है डिबेट के अंदर। उन्होंने मेरी आधी बात को समझ ली। मैंने कब कहा अफगानिस्तान को मत शामिल कीजिए, अफगानिस्तान को शामिल कर रहे हैं मुबारकबाद, लेकिन अगर आपने देश के विभाजन की बात कर रहे हैं 1947 के पहले कोई, तो म्यांमार को, अगर इस्लामिक मुल्क क्राइटेरिया तो मालदीव्स को क्यों नहीं रखा? इसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या बीजेपी अनिला सिंह जी 2014 की बता देगी कि 2025 में इनकी कैसी नागरिकता हो जाती थी। लेकिन अनिला सिंह जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से सवाल पूछता हूँ, शायद इस पैनल पे अशोक जी, आप और अवधेश जी तो है, और मैं इस जो हिंदू बस्ती है दिल्ली के अंदर, मैं वहां गया हूं, मैंने वहां पे काम किया है। उनकी हालत शायद अशोक जी आपने देखी है। अगर वर्तमान सरकार, मौजूदा हुकूमत गंभीर थी इन लोगों की जिंदगी का स्तर बढ़ाने में, तो क्यों 10 साल चलो नागरिकता नहीं दी, क्यों उनका स्तर नहीं बताया, क्यों उनके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। मैं पिछले महीने गया उस मैं यही कह रहा हूं, क्या आज अफगानिस्तान में पीड़ा नहीं है? क्या आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं है? हम क्यों इसे बंद कर रहे हैं? ये सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। ओके, अनिला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जल्दी बोलिए फिर। हाँ, जल्दी बोलिए। ऐसा है कि तहसीन पूनावाला के दोस्तों ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक दायर कर दिया कि ये रोहिंग्या पाकिस्तानी हिंदुओं से मजनू का टीला सब जगह समस्या पैदा हो रही है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनको वहां से उखाड़ने का आदेश दे दिया डीडीओ को। अंत में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको उखाड़ा नहीं जाएगा। तो ये उखड़वाने के लिए भी जो लोग वहां कर रहे हैं, बात सही है कि उनके साथ हम लोगों ने बहुत पैसे वसूल करके यहाँ से जो है उनके भेजवाया है, सब हो रहा है, सरकार उस ढंग से ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन उखाड़ने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, यही तो रोहिंग्या को बचाने के लिए, यही तो मैं कह रहा हूं, रोहिंग्या को बचाने के लिए 8 अवैध घुसपैठी रोहिंग्या को बचाने के लिए प्रशांत भूषण और उनकी पूरी टीम जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन अनिला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जो सवाल अभी तहसीन जी ने उठाए, कट ऑफ डेट कहां से आई, वो कह रहे हैं मालदीव, बर्मा, ये सब, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हालांकि उसका थोड़ा सा उत्तर जो अवधेश जी ने दे दिया। जी, ग्रेटर इंडिया शामिल कर लीजिए, भारत तो खाड़ी तक था भाई। अवधेश जी ने मेरा उत्तर दे दिया। अवधेश जी ने मेरा उत्तर दे दिया। वैसे काफी पढ़े लिखे दानिशमंद व्यक्ति हैं, जानबूझ कर ये ऐसी बातें करते हैं। मेरा उत्तर दे दिया अवधेश जी ने कि शायद इतिहास को यहाँ पे जिक्र करते और अखंड भारत का विषय यहाँ पर रखते तो शायद उनको अपने आप उत्तर मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन ना तो हम किसी देश के खिलाफ है, ना हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, परंतु हर एक चीज की एक मर्यादा होती है ना। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत जो है इतना ज्यादा गिर जाएंगे,
खैर अभी तहसीन जी ने कहा कि इनकी सरकार क्या कर रही थी, जो लोग यहाँ पर आकर दिल्ली में बसे हुए थे क्यों नहीं कर लिया इनके लिए कुछ। या तो साहब आप मुझे इस चीज का उत्तर दे दीजिए कि 2014 से पहले जिनका मुकदमा, जिस राजनीतिक दल का मुकदमा आप यहाँ पे लड़ते हैं बैठ के, उन्होंने कुछ किया क्या? या मैं कहूँ 2014 के बाद और आज तक जो सरकार रही है, यहाँ पे सरकारें रही हैं दिल्ली प्रदेश में, उन्होंने क्या किया? केवल उनकी गलती इतनी थी कि वो हिंदू है। हाँ, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में अमानतुल्ला खान जो है, इनका जो एमएलए है आम आदमी पार्टी का, जो रहनुमा बना हुआ है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का खास तौर से, हाँ, उनसे पूछिए वो क्या कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का हेड भी उनको बनाया हुआ है, वक्फ बोर्ड के बारे में संजीव कौशिक आ रहा हूं, बहुत सारी बातें भी अभी बता दी हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों को हिंदुओं से चिढ़ है। इनको लगता है हिंदुओं को क्या है, इनको तो बांट दो, जातियों में बांट दो, फिर देंगे ना वोट हमको। पर हमें एक मुश्त ऐसे लोगों का वोट चाहिए जो बीजेपी से नफरत करे और हमको वोट करे। अच्छा, वो डेट को लेकर सवाल, एक डेट को लेकर बार बार सवाल उठा रहे थे तहसीन जी, ये डेट कहां से, किस आधार पर इसका वो किया गया? 2014 ये तो 31 दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर 2014। ये कौन क्या उस पर तर्क दी क्या? मतलब ये 31 नहीं, पहली 1 जनवरी 2015 क्यों नहीं किया? ये जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली उस दिन कर लेते। ये तो बेमतलब की तर्कबाजी हो जाएगी, इसमें क्यों समय खराब करें हम अपना। कदम उठाया वो सही है या गलत है, उसके ऊपर तर्क दिए जा सकते हैं। जिसको भाई समझ में आ रहा है वो उसके फेवर में बोलेगा। मुझे लगता है तहसीन जी, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई तो 14 के बाद भी आने वालों को नागरिकता मिले, तो आपको अपनी पिटीशन में इस बात जरूर बोलनी चाहिए कि 2024 तक भी जो आए हैं उनको भी सबको नागरिकता वो दे दी जाए। बहुत अच्छी बात होगी, इसका स्वागत करेंगे और मैं दो टूक पे सबसे पहले आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट मान जाता है। लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूँ, संजीव कौशिक आ रहा हूँ। बड़े सारे सवाल संजीव कौशिक को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर उठे, मैं आपको मौका दूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें।
पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताजा बना खाना खाएं, ताजे फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें, कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्याधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में सीए पर बात कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून, विपक्ष का झूठ और अमित शाह की दो टूक, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक, ये जो अवधेश जी ने कहा कि भाई दरअसल 2019 की लड़ाई है, 2029 की, माफ कीजिएगा, 2029 में कौन कितना बड़ा पोस्टर बॉय बनेगा मुस्लिम वोटों का, उसके लिए राहुल, ममता और अरविंद केजरीवाल में होड़ चल रही है। इसलिए जितना जहर हिंदुओं के खिलाफ उड़ेलना है वो उड़ेलने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अशोक जी, अवधेश भैया को भी हम भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल वाले की तरफ ही देखते हैं। उनकी सारी बातों को वैसे ही हम लेते हैं, वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप यदि कह रहे हैं कि ऐसा, ये पर्सनल नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी ना, ये गेट को गंदे नाली में ले जाना है। नहीं, आप सर्टिफिकेट दे देंगे हमको, नहीं आप सर्टिफिकेट दे देंगे। अरे हम तो खुले 35 साल की हमारी हम तो खुलेआम किसी पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, आप पर्सनल टिप्पणी कैसे करेंगे किसी पर? कोई बात कर रहा है तो आप पर्सनल कर देंगे कि आप भाजपा के नहीं, आप क्या है? नहीं, आप क्या है? आपकी क्या हैसियत है? मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में आप राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, आप क्या है? दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी, अपनी सीमाओं में रहना सीखिए। तो यही तो सबको अपनी, सुनिए, अपनी औकात में रह के सबको बात करनी चाहिए। ठीक है, बस यही हम चाहते थे, बस यही हम चाहते थे कि हम क्या हैं, आप हमें बताएं और आप क्या है हम आपको बताएं। एक मिनट रुकिए, एक अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी कहा कि हम क्या है, आपको बताया तो यही तो आप चाहते थे कि आप अवधेश जी रुकिए। संजीव कौशिक, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं, ओके, एक मिनट रुकिए। संजीव कौशिक जी, मैं बहुत बार कह चुका हूं, देखिए छोटी टिप्पणी कर देंगे, किसी के ऊपर भी कोई भी टिप्पणी करने से मुझे लगता है कि निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तो मैं भी टिप्पणी कर रहा हूं। आप सुनिए सर, मुझे भी आप भाजपाई कह सकते हैं, मुझे भी गोदी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन अवधेश जी मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, आप मुझे कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रेंड हो गया है। अगर मैं बार फिर कह रहा हूं संजीव कौशिक जी, जो मैंने बात कही उसमें भी मैंने शुरू में ही आपसे कहा, अगर मेरा एक भी डेटा गलत हो तो आप मुझे चुनौती दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। अब मेरी बात भी तो आ जाएगी, तर्कों पर डिबेट करें, बात ही खत्म कर देनी है, बात ही खत्म कर देनी है। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि तमाम भारतीय विपक्षी पार्टी के लोग यदि राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, यदि किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, यदि उसका चश्मा का पावर कमजोर हो गया है, तो उसके बारे में हम क्या करें? तो बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, आपको किसने रोका है? अरे जी, जो 19 में कानून बना वो 24 में आया लोगों के बीच में, और मैं लगातार लोग संजीव कौशिक, आप ये क्यों चाहते हैं कि जो बात आप सोचते हैं वही अवधेश जी बोले, वही मैं बोलूं? नहीं सोचे तो फिर आप अपनी बात रखिए, आप बोलिए बीजेपी राजनीति कर रही है। अगर मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल हिंदुओं से घृणा करते हैं, मैं कह रहा हूं आपको लगता है मोदी हिंदुओं से घृणा करता है, आप बोलिए ना, किसने आपको रोका? तथ्य दीजिए, बोलिए। फिर मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूं, मैं मुद्दे पे आ जा रहा हूं। मैं बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमें इससे कोई गुरेज नहीं, आप जो कहना है कहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो सवाल है वो मौजूद है कि 2014 के बाद जो लोग आएंगे, इस बात की कौन सी गारंटी है कि 2014 के बाद में इन तमाम तीनों देशों में लोग प्रताड़ित नहीं होंगे, हिंदुओं का पलायन नहीं होगा? यदि वहां से आए हुए पहले हिंदुओं को या वहां से आए हुए नागरिकों को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, क्या यह मैसेज नहीं जाएगा कि भारी मात्रा में लोग वहां से फिर पलायन करना शुरू कर देंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा? वो दरवाजा जो आप खोल रहे हैं, वो दरवाजा निरंतर खुलने वाला है, अब लगातार ये खुलता रहेगा और इस तरह की आमद होती रहेगी। यदि इतने ही मजबूत, और भारत के इतिहास की बात में जीवन में पहली बार मैंने देखा कि किसी के घर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है तो वहां उसे समझौता करके वहां स्थापित करने के बजाय हम अपने घर में न्योता दे रहे हैं, और ये लगातार न्योता देने की बात कर रहे हैं, आगे भी न्योता देते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। ये जो संभावनाएं बढ़ रही है, यहाँ आने के बाद में 2 भी नौकरियां जाए, किसकी नौकरियां जाएंगी? वैसे एक तथ्य रख देता हूं मैं केजरीवाल जी की बात को लेकर ही। संजीव कौशिक जी, दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना,
उन दंगों में एक भी इन शरणार्थियों का हाथ नहीं था, एक भी हाथ नहीं था। और दिल्ली के दंगों में हाथ किसका था? ताहिर हुसैन। अब सुनिए, मैं जानकारी दे रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं, रुकिए मैं जानकारी दे रहा हूं। दिल्ली के दंगों में हाथ किसका था? ताहिर हुसैन का था। और ताहिर हुसैन रोहिंग्या के साथ मिलकर, ताहिर हुसैन ने रोहिंग्या के साथ मिलकर दिल्ली में दंगे किए। और ताहिर हुसैन ने बाकायदा कोर्ट में इस बात को स्वीकारा कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी और हिंदू मेरे निशाने पर थे। और वही ताहिर हुसैन जो है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का खास था। इसलिए मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं से नफरत है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इससे बेहुदा आरोप लगाया। शर्म आनी चाहिए। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। देश के गद्दारों को मारने वाला स्टेटमेंट भी आपको याद नहीं होगा। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। तहसीन जी, देखिए, इसके पहले भी जो सरकारें रही है, उस वक्त की वर्तमान सरकारें, उन्होंने भी इस तरह का एक कानून लाया है तमिलियंस को भारत में लाने के लिए, युगांडा के नागरिकों को जो भारतीय मूल के देश में लाने के लिए, नेपाल के जो थे उनको लाने के लिए। लेकिन कोई भी कानून आर्टिकल 14 और 25 का वायलेशन नहीं था जिससे ये कानून करता है। मेरी अब भी समझ में नहीं आया क्यों हमने प्रावधान डाले। मुसलमान को 1 मिनट छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, किसी में कट ऑफ डेट नहीं था। तीसरी चीज, तहसीन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। सुनिए तहसीन जी, एक बात मुझे एक चीज कहना चाहता हूं। मेरी एक बात, मेरा एक छोटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं धर्म के आधार पर, मैं बार बार कह रहा हूं भाई भारत का बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ ना। और जिन लोगों ने भारत की इतनी बड़ी जमीन पर, भूभाग पर 2 इस्लामी राष्ट्र बना दिए, 3 इस्लामी राष्ट्र बना दिए, आज उनके लिए भी हम दरवाजा खोल दें, उनको भी हम कहें कि हाँ आप भी आए, हालांकि उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन क्या उनको भी हम कानून में कहें कि सीए लाएं? आप सीए के बहाने भारत में आए और भारत का एक और टुकड़ा मांगे, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी तो भारत में जो बसते हैं वो भारत का एक और टुकड़ा मांगते हैं। हैदराबाद में नारे लगते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो उनको एक और पाकिस्तान चाहिए, एक और बांग्लादेश चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो है हिंदुओं को कुछ ना मिले लेकिन बाकी लोगों को ले आओ। ये सोच बड़ी खतरनाक है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं मुसलमानों को लाओ, मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूं। हिंदुओं के खिलाफ है। देश का विभाजन हुआ, जिस मजहब के लोगों ने विभाजन कराया उनको एक्सक्लूड करके, मैं वही कह रहा हूं, उनको एक्सक्लूड किया। एग्जैक्टली जिन्होंने हाँ तहसीन रिस्पॉन्ड किया, जिन्होंने बंटवारा करवाया उनको एक्सक्लूड किया। क्या गलत है इसमें? नहीं, इसमें मैं मुसलमानों की बात कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो हिंदुओं की बात कह रहा हूं। मैं तो श्रीलंकन तमिलियन हिंदू की वर्तमान की बात कर रहा हूं, उनका टाइम हट गया है। मैं तो म्यांमार हिंदू की बात कर रहा हूं। बार बार रोहिंग्या की बात होती है, एक तो बहुत बुरा लगता है बार बार रोहिंग्या की बात होती है। कोई भी शरणार्थी के बारे में इतना पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। तहसीन जी, एक चीज आप ही की बात को, तहसीन जी आप ही की बात को, बर्मा में सुनिए, बर्मा में उनको प्रोसिक्यूट करके उनको उनको मुसलमान नहीं बनाया जाता। बर्मा में परसेंटेज वाइज जितना बौद्धों का माइग्रेशन नहीं है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। माइग्रेशन है सर। नहीं, वहां पर उनको नहीं माइग्रेशन हो सकता है वहां से तो किया जाएगा सर। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कुछ लीगल बात रख दूं, मैं कुछ तर्क की बात रख दूं, तब बीजेपी से पूछ सकते हैं। ये सिस्टम होना चाहिए। मैं कुछ तर्क की बात ओके आप ही के साथ अभी 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। अभी जी चलो आपकी इस बात को मान लेता रिलीजियस नहीं है, लेकिन सीए का कानून, क्योंकि मैंने चैलेंज किया, पूरा पढ़ा और मैंने रूल्स भी पढ़ा। रूल्स में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शब्द ही नहीं लिखा हुआ है। तो आप कैसे बताओगे जो व्यक्ति रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से इकोनॉमिक हालात है? मेरी बात को ध्यान से सुनिए अभी जी, प्लीज मेरी बात को सुनिए। जो व्यक्ति जोल से भारत में आता है किसी और कारण से, जैसे अशोक जी बराबर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के लिए, वो तो जोल से अपना आधार कार्ड बना लेगा, अपना वोटर कार्ड बना लेगा, पैन कार्ड बना लेगा। जो बेचारा शरणार्थी है जिसके लिए आपने लिखा नहीं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, वो कैसे प्रूव करेगा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन? ओके, चलिए मेरे पास मेरे पास समय, मेरे पास 1 मिनट सर, मेरे पास समय नहीं। अनिला जी उसको भी दिया जाएगा नागरिकता। ओके अनिला जी जल्दी से, ओके अनिला जी 1 मिनट जल्दी, 1 मिनट अनिला जी 1 मिनट जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो संजीव कौशिक कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि फ्लड गेट खुल जाएगा, जो लोग अब उनको लगेगा कि भाई भारत में नागरिकता मिल सकती है, फिर वो जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं वो आने की बात करेंगे। देखिए, मैंने संजीव कौशिक जी को भी सुना, तहसीन पूनावाला जी को भी सुना, अरविंद केजरीवाल जी को भी सुना और बहुत सारे नेताओं को सुना। एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, इन लोगों की जो मानसिकता है वो केवल और केवल एक रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। बाकी चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनके अगेंस्ट है। लगातार ये बोलते चले। जैसे ये पूछना चाहिए, मैं बस एक बात यहाँ पे कहूंगी, 11 अक्टूबर 1947
जिन्ना साहब ने कहा था कि ठीक है अब डेमोग्राफिकली जो है जनसंख्या का अदला बदली कर लेते हैं जो रह गए हैं। 12 अक्टूबर 1947 जवाहरलाल नेहरू पीसी करके कहते हैं अरे पूरे विश्व में हमारी क्या छवि जाएगी। ओके नहीं करेंगे। वहां पे 20% के 2% हो गए या 2% के 20% हो गए। ओके चलिए ये डिबेट और चाहिए। ओके, ये डिबेट जारी रहेगी, लेकिन आज नहीं, आज फिलहाल समय इतना है। पर चलते चलते जल्दी पिछली बार जो क्विज पूछी थी उसका जवाब बता दूं, आप इंतजार कर रहे होंगे। तो पिछली बार हमने जो क्विज पूछी थी उसके जो विजेता हैं उनका नाम बता दूं। पिछली बार जो हमने क्विज पूछी थी वो सवाल था ईसीआई का ऐसा कौन सा ऐप है जो नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में मदद करता है। सही जवाब है सी विजिल ऐप। जी हां, सही जवाब है सी विजिल ऐप। और नीचे जो है तीनों विजेताओं के नाम आ रहे हैं। तीनों विजेताओं को बधाई, आपको आपके पुरस्कार जो है जल्द मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ दो टूक में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।